हाय गाइज, माई सेल्फ चंद्रेश गुप्ता। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर है हमारा एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स का हम लोग लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 और 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप कोई भी वीडियो एक सीक्वेंस में देखें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। लेक्चर 2 में हम लोगों ने कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेसेस को पढ़ लिए थे। उस पे लेक्चर 1 और 2 पे जितने भी बेसेस न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी कंपटीशन में आ जाते हैं एक आध नंबर कॉन्जुगेट एसिड और बेसेस से क्वेश्चन, उन सबको हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था। आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 3, तो हम लेक्चर 2 में बताए थे कि जब हम लोग लेक्चर 3 में आएंगे उसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। तो स्ट्रेंथ के बारे में हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्ट्रेंथ का। यहाँ पे जैसे HCl है, इसकी क्रिया हम H2O से करा दें, HCl की क्रिया H2O से करा दें तो यहाँ से H+ आप चूंकि जानते हैं ब्रांस्टेड-लारी के सिद्धांत के अनुसार, हम बताए थे, सेकेंड लेक्चर को ध्यान से देखिएगा फिर यह क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। हम बताए थे कि ब्रांस्टेड-लारी के सिद्धांत के अनुसार एसिड वे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ प्रोटॉन देते हैं, तथा बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो HCl एक एसिड है, यह H+ प्रोटॉन H2O को देगा और यहाँ पे बनाएगा H3O पे प्लस Cl पर माइनस। ठीक उसी तरह HI की क्रिया हम H2O से करा दें, यह भी वही बनाएगा H3O पे प्लस I पर माइनस। HF की क्रिया हम H2O से करा दें, यह भी बनाएगा H3O पे प्लस F पर माइनस। HBr की क्रिया हम H2O से करा दें और यह भी बनाएगा H3O पे प्लस Br पर माइनस। हमें स्ट्रेंथ देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो चूंकि आप ब्रांस्टेड-लारी के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि एसिड ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ प्रोटॉन देते हैं। ये सब H+ प्रोटॉन H2O को दे रहा है, ये सब के सब क्या हैं, एसिड्स हैं। तो इसके लिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगी वह होगा आपका आयोडीन पे माइनस। यानी आपको याद होना चाहिए इस ग्रुप के सभी तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस ग्रुप के 7th या हैलोजन ग्रुप के तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी यहाँ पे आप जान लीजिए कि आयोडीन सबसे नीचे होता है, यानी आकार में सबसे बड़ा होता है। यानी कहने के जनरली समझने का मतलब है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं यानी आयोडीन सबसे नीचे है, या इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगी सबसे अधिक होगी। आयोडीन के बाद ब्रोमीन की, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन की और क्लोरीन के बाद फ्लोरीन की। यह स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर जब है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, इसी का एसिड बना ले, यानी HI, HBr, HCl, HF। यानी कहने का सीधा मतलब है कि आपको ऐसा दे दिया, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर याद होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने देखा कि आयोडीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस। यानी आयोडीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन का सबसे ज्यादा, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन आयन का, उससे कम फ्लोराइड आयन का। यानी आयोडाइड आयन है, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन और फ्लोराइड आयन है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इन्हीं जो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसी का एसिड बना देना, यानी इसका एसिड क्या होगा, HI, इसका HBr, Cl माइनस का HCl, F का HF। यानी कहने का सीधा मतलब है कि एक प्रकार से हम इसका, यह जो हमारा है इसका हम कॉन्जुगेट एसिड लिख रहे हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड में क्या करते हैं, यानी जो हमारा है इसको हम क्या कर रहे हैं, H जोड़ दे रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, H जोड़ दिया।
तो आपको हम बताए थे कि स्ट्रेंथ जानने के लिए हमने सेकेंड लेक्चर में कहा था कि हम लोग लेक्चर थर्ड में स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। हमने आपको बताया था कि एसिड, जब किसी एसिड से एक H प्लस निकाल लिया जाए तो शेष बचे भाग को कंजुगेट बेस कहते हैं। उसी प्रकार बेस में H प्लस जोड़ दिया जाए तो शेष भाग को कंजुगेट एसिड यानी संयुग्मी अम्ल कहते हैं। तो यह हमारा बेस है, इसमें हमने क्या किया, H प्लस जोड़ दिया, इसमें H प्लस जोड़ा तो HI हो गया, इसमें H प्लस जोड़ा तो HBr हो गया, इसमें H प्लस जोड़ा तो HCl हो गया, इसमें H प्लस जोड़ा तो HF हो गया। यानी ये सब के सब हमारे क्या मिल गए, कंजुगेट एसिड संयुग्मी अम्ल। ये सब के सब हमारे क्या हैं, कंजुगेट एसिड, C फॉर कंजुगेट, A फॉर एसिड यानी संयुग्मी अम्ल। यानी कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर हम ज्ञात कर लेंगे और आप देख लिए कि ग्रुप के लिए अगर एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो उसमें जो सबसे नीचे होगा उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे अधिक है। यानी हमने एक हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स को लिया और हमने देखा कि क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जो हैं इसमें तो सबसे एक नंबर पे हमारा आयोडीन होगा, उसके बाद से हमारा ब्रोमीन होगा, उसके बाद से हमारा क्लोरीन होगा, उसके बाद से हमारा फ्लोरीन होगा। यानी ये रहा हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। उसके बाद हमने एसिड की स्ट्रेंथ को जाना कि HI, HBr, HCl, HF। यानी कुल मिला जुला के हमने लेक्चर सेकेंड में पढ़ा है कि ब्रांस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या है, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या है। बस हमने कहा था एक क्वेश्चन हम लेक्चर थर्ड में आप लोगों को कराएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ से। एसिडिक स्ट्रेंथ कहने का सीधा मतलब है HCl अम्ल है, क्योंकि यह H प्लस प्रोटॉन H2O को दे रहा है और H3O पे प्लस बन गया। इसको जब तोड़ेंगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस, यही H प्लस आ गया H2O के पास, H3O पे प्लस बना लिया और Cl माइनस। उसी तरह HI दे रहा है H2O को, HF दे रहा है, HBr दे रहा है, सब के सब एसिड हैं। तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, अम्लीय स्ट्रेंथ क्या होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जानने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर को लिख लें। स्टेबिलिटी ऑर्डर हम आपको बता दिए कि आयोडीन का सबसे ज़्यादा, यानी किसी भी एक ग्रुप के लिए देखें, हमने पूरा हाइड्रोजन ग्रुप में देखा तो आयोडीन सबसे नीचे है, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे पहले। आयन में आयोडाइड आयन, फिर ब्रोमाइड आयन, फिर क्लोराइड आयन, फिर फ्लोराइड आयन। इसके बाद जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात है, तीसरी स्टेबिलिटी को हम, ये हमारे बेस हैं, इसको हम कंजुगेट एसिड में बदल दें, क्योंकि हम जानते हैं जब किसी बेस में H प्लस जोड़ दें तो शेष बने भाग को कंजुगेट एसिड कहते हैं, संयुग्मी अम्ल कहते हैं। हमारा बेस है, ये सभी आयन बेस हैं, इसमें हमने H प्लस जोड़ दिया, हमारा मिल गया संयुग्मी अम्ल। यानी यही है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये क्वेश्चन है, ये सिलेबस में, हाई स्कूल के सिलेबस में कभी कभी, अभी तो नहीं आया, लेकिन हाई स्कूल लेवल पे अगर कोई आप एग्जाम देते हैं उसमें एसिडिक की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी के बारे में पूछ देता है क्वेश्चन, हम आपसे कहते बता दें इस चीज को। ये क्वेश्चन देखने से पहले आप लेक्चर 2 पूरा देखिएगा, कंजुगेट एसिड बेस क्या होते हैं, ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फिर आप इजीली समझ जाएंगे इस चीज को कि H प्लस प्रोटॉन डोनेट हुआ है, सभी एसिड हुए, तो इनका ये एसिड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ जानने के लिए आप HI यानी डायरेक्ट ना जान के आप स्टेबिलिटी ऑर्डर जान लिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा आयोडाइड का होगा, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, फिर फ्लोराइड का। उसी का हम क्या करेंगे, या चूंकि बेस है इसमें H प्लस जोड़ के कंजुगेट एसिड बना लेंगे और वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो हमने अभी तक एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ लिए कि एसिड्स क्या होते हैं, इनका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड और बेस के फीचर्स, विशेषता, फीचर्स ऑफ एसिड एंड एसिड्स एंड बेसिस, यानी अम्ल और क्षारक की क्या क्या विशेषता है। तो हम एसिड की देखते हैं, एसिड की क्या, एसिड की सबसे पहली विशेषता, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्योंकि आप जानते भी हैं कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस से हुआ है और एसिडस का अर्थ होता है टू सॉर मीन्स खट्टा। यानी पहला सुन लीजिए, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा इसका फीचर्स, अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल, अ अम्ल, नी से नीले लिटमस पेपर को, ल से लाल कर देते हैं। पहला अम्ल खट्टे होते हैं स्वाद में, दूसरा अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरी विशेषता, अम्ल की प्रवृत्ति जो होती है संक्षारक होती है, यानी कहने का मतलब अम्ल जो है वे कपड़ों को, त्वचा को नष्ट कर सकते हैं, यानी अम्ल हमारे हाथों को जला सकते हैं, यानी संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं जो हमारे हाथों को, कपड़ों को नष्ट कर सकते हैं। चौथा, अम्ल जो होते हैं वे जल में विलेय होते हैं,
कभी भी जो अम्ल है उसको हम जल में डालते हैं, अम्ल में जल नहीं डालते हैं। जब अम्ल में जल डालेंगे तो विस्फोट हो सकता है, इसीलिए हमेशा हम क्या करते हैं, जल में थोड़ा थोड़ा अम्ल डालते हैं, यानी अम्ल जो होते हैं वे जल में विलेय होते हैं। पांचवा, जो अम्ल होते हैं, ये अम्ल जो होते हैं ये क्षारक से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे अभी तक यह जो चार पढ़े थे भौतिक गुण था, अब पांचवा से आप रासायनिक गुण देख रहे हैं कि अम्ल यानी HCl है, HCl किसी क्षारक यानी NaOH ले लें, यह जब क्रिया करता है तो बनाता है NaCl प्लस H2O। NaCl एक लवण है, H2O जल है, यानी अम्ल क्षारक से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, और इसी लवण तथा जल बनने की क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। यानी अम्ल क्षारकों एसिड बेस से क्रिया करके साल्ट तथा वाटर का फॉर्मेशन करता है, यानी अम्ल तथा क्षारकों की क्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। लवण तथा जल बनने की इस क्रिया को ही उदासीनीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। कुछ भी HCl हम लिए, हम सपोज कर लें यहाँ पे H2SO4 ले लें, इसकी क्रिया हम करा दें NaOH से, NaOH से जब कराएंगे तो यह बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O। इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। यानी अम्ल किसी भी क्षारक से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इसके बाद से अम्ल जो होते हैं वे अम्ल जो होते हैं वे सक्रिय धातुओं से क्रिया करके, कोई अम्ल है HCl हमारा अम्ल है, वह सक्रिय धातु Zn, यानी अम्ल जो होते हैं वे सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। यानी यहां से बन जाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकल जाएगी। इसी का और एग्जाम्पल H2SO4 है, यह Zn से क्रिया कर लेगा और बना लेगा ZnSO4 प्लस H2। यानी अम्ल जो होते हैं वे सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। यहाँ से HCl की क्रिया हम Ca से करा दें तो यहाँ से बन जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाए। दो मालिक्यूल इसका ले लेंगे CaCl2। CaCl2 बनना ही बनना है, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि Ca पे 2 चार्ज होता है, Cl पर क्या है माइनस, तो 2 से गुणा करा देंगे, 2 एक अन्य 2 हो जाएगा। यानी यही यहाँ से इसको Ca पे प्लस माइनस, इसको त्रिय गुणा करा दें तो Ca पे 1 Cl2, यानी CaCl2। यानी जो वैलेंसी होती है उसी का क्या होता है, त्रिय गुणा करा देते हैं और हमारा किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी छठवां आपने जाना कि अम्ल जो है सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। यानी अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। सातवां प्रॉपर्टीज आपका है कि जो भी अम्ल होते हैं वे धात्विक ऑक्साइडों से यदि क्रिया करें, यानी Na2 वे धात्विक ऑक्साइड HCl अम्ल जो हैं वे धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके, अम्ल जो है वे धात्विक ऑक्साइडों से जब क्रिया करते हैं तो धात्विक लवण तथा जल बनाते हैं। यानी हम यहाँ पे जनरल फार्मूला लिख दें कि अम्ल जो हैं, अम्ल धात्विक लवणों से क्रिया करके, अम्ल धात्विक लवण से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड अम्ल जो होते हैं वे धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके, धात्विक ऑक्साइड से जब क्रिया करता है तो धात्विक लवण तथा जल बनता है, धात्विक लवण तथा जल बनता है। यानी अम्ल जो होते हैं वे धात्विक लवण से क्रिया करते हैं, और जब धात्विक लवण से क्रिया करते हैं, धात्विक ऑक्साइड, अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो धात्विक लवण तथा जल का फॉर्मेशन होता है। जैसे Na2 हमारा धात्विक ऑक्साइड हो गया, HCl हमारा अम्ल हो गया।
HCl हमारा अम्ल हो गया, यानी 2 मालिक्यूल इसके ले लें, यहाँ से बन जाएगा 2NaCl प्लस H2O, यानी यह धात्विक लवण हो गया, धात्विक लवण और जल का फॉर्मेशन हो गया। उसी तरह से कोई और ऑक्साइड ले लें, NaOH हम ले लें, धात्विक ऑक्साइड CaO ले लें, इसकी क्रिया हम H2SO4 से करा दें तो यहाँ से CaSO4 प्लस H2O, यानी कहने का सीधा मतलब है कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है, ये अम्ल हो गया, धात्विक ऑक्साइड से जब क्रिया करेगा तो धात्विक लवण तथा जल का फॉर्मेशन होगा। यानी आपने 7 प्रॉपर्टी अम्ल के बारे में जान लिया, यही अम्ल की विशेषता होती है। पहला हम बताए हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल जो होते हैं वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरा, अम्ल जो होते हैं वे संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी हमारे त्वचा और कपड़े को जला सकते हैं। अम्ल जो होते हैं वे जल में विलेय होते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे कभी भी अम्ल को जल में डाला जाता है, जल में अम्ल नहीं डाला जाता है, यानी अम्ल को धीरे धीरे जल में डाला जाता है, अम्ल जल में विलेय होते हैं। उसके बाद से हम जाने हैं कि अम्ल जो होते हैं वे धातुओं से क्रिया करके, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। उसके बाद हम जाने कि अम्ल जो होते हैं क्षारकों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। 7 नंबर हम जाने अम्ल जो होते हैं वे धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके H2O धात्विक लवण यानी धात्विक लवण और H2 यानी जल का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम क्षारक के फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लें। पहला, क्षारक स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं, क्षारक जो होते हैं स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं। दूसरा, क्षारक जो होते हैं वे लाल लिटमस पेपर को छलनी, यानी छ से क्षार, ल से लाल को नी से नीला, छलनी यानी क्षार जो होते हैं वे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा, क्षार भी जल में विलेय होते हैं और हमेशा क्षार को भी जल में डाला जाता है, क्षार को हमेशा जल में डाला जाता है, कभी भी क्षार में जल नहीं डाले जाते। चौथा जानेंगे कि क्षार भी संक्षारक प्रवृत्ति भी जो है आपके त्वचा और कपड़े को नुकसान करते हैं, परंतु ये प्रबल अम्लों की तुलना में कम होते हैं। प्रबल अम्ल अधिक होता है क्षारक से, क्या, संक्षारक प्रवृत्ति, यानी जलाने का जो गुण होता है वह प्रबल अम्लों से कम होता है क्षारकों के पास। पांचवा, क्षारक भी अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, क्षारक भी अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। कोई क्षारक ले लें NaOH, हम कोई अम्ल ले लिया HCl, यह क्रिया करके बना लेगा NaCl प्लस H2O, यानी क्षारक भी अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस क्रिया को यानी NaOH है, HCl है, NaCl यानी लवण और जल बना लिया। इसके बाद से जो क्षारक होते हैं यानी क्षारकों के गुण हो गए, हमने क्षारकों के गुण को जान लिया, अम्लों के गुण को जान लिया। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट बात आती है pH स्केल एंड pH वैल्यू, यानी यह हो गया pH पैमाना एंड pH मान। हम pH पैमाना और pH मान को जानेंगे। देखिए pH स्केल क्या होता है, pH कहने का सीधा मतलब है P है क्या, यह P जो है यह एक टूल्स होता है। P है क्या, P एक टूल्स है। यदि यह H है, इसके पहले लग गया P, OH के पहले लग गया P, KW यानी वाटर के पहले लग गया, यानी यहाँ पे P, KW स्टूल, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब P एक टूल्स है जो कि किसी भी पैरामीटर्स के आगे लगता है
तो उसके इस शक्ति को बताता है, उसके पावर को प्रदर्शित करता है। यह पीएच जो है, पी क्या है, पी जो है यह एक टूल्स होता है। यह जो टूल्स है यानी कहने का मतलब अगर मार्कर के पीछे पी लग गया यानी कहने का मतलब मार्कर की शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। यानी उसी प्रकार ये हाइड्रोजन के पहले पी लग गया तो यह हाइड्रोजन की शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। पीएच पैमाना सबसे पहले जानते हैं। पीएच पैमाना कहने का सीधा मतलब है यहाँ पे यह जो पी है वास्तव में यह एक जर्मन वर्ड है पोटेंस, जर्मन वर्ड होता है, जर्मन वर्ड पोटेंस जिसका अर्थ होता है पावर। इसका अर्थ क्या होता है, पावर। और यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन की शक्ति को प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पे हमको बस सीधा सीधा जानना है कि पी क्या है, एक टूल्स होता है जो किसी भी पैरामीटर्स के आगे लग जाए तो उसकी शक्ति को दिखाता है। यानी हाइड्रोजन के पहले लग गया तो पावर ऑफ हाइड्रोजन की शक्ति को दिखाएगा। पीएच पैमाना क्या है, सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने, सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने सन 1909, हाँ शायद सन यही था 1909, देख लीजिए सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन, यह एक डेनिश साइंटिस्ट थे, डेनिश साइंटिस्ट थे, डेनिश वैज्ञानिक सोरेनसन ने सन 1909 ईस्वी में एक पैमाना बनाया, एक स्केल ड्रा किया, एक स्केल बताया और उस स्केल पे उन्होंने किसी भी पदार्थ की प्रकृति यानी वह अम्लीय हो सकती है या क्षारीय हो सकती है या उदासीन हो सकता है, यानी यही तीनों प्रकृति होती है। और इन्हीं प्रकृतियों को उनके पीएच के आधार पर अलग अलग उस पैमाने पे डिवाइड किया जिसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। यानी पीएच पैमाना दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा पैमाना जिसपे अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता का निर्धारण किया जाता है, ऐसे पैमाने को पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच पैमाना ऐसा पैमाना जिस पर हम किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता या उसकी उदासीनता का निर्धारण करते हैं, ऐसे स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। इसकी पीएच स्केल को सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने सन 1909 ईस्वी में, जो एक डेनिश साइंटिस्ट थे, बनाया था। इन्होंने बताया, एक स्केल बनाया और उन्होंने कहा कि उस स्केल पर 0 से लेकर 14 तक मान अंकित रहते हैं। उस स्केल पे 0 से लेकर 14 तक मान अंकित रहते हैं। 0 से लेकर 14 तक मान अंकित रहते हैं। बीच में 7 रहता है, यानी 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14, यानी यही स्केल था। उन्होंने बताया, उन्होंने एक स्केल बनाया, उस पर बताया कि 0 से लेकर 14 तक मान अंकित रहते हैं, बीच में 7, यानी इसी स्केल पर अम्लीयता और क्षारीयता और उदासीनता का निर्धारण किया जाता है। इसी स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। यह सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने सन 1909 ईस्वी में दिया था, जो एक डेनिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 0 से लेकर और 7 से कम, यानी 6, यहाँ पे 7 से क्या हो, कम हो, 0 से लेकर, 0 तो हो ही, 0 से ले होकर और 7 से कम हो, तो इसे हम कहते हैं अम्लीय, यानी एसिडिक नेचर। इसे क्या कहते हैं, एसिडिक नेचर। जब 7 हो, एग्जैक्ट किसी पदार्थ का पीएच मान 7 हो, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल, यानी उदासीन। इसे हम क्या कहते हैं, उदासीन। 7 से अधिक और 14 तक जब हो, 7 से अधिक हो और 14 तक जब हो, इसे हम कहते हैं बेसिक, यानी क्षारीय। बेसिक यानी क्षारीय। यानी कहने का सीधा मतलब है कि सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने यही बताया, उन्होंने 0 से लेकर 14 तक मान एक स्केल पे अंकित किया। उन्होंने कहा कि 0 से लेकर और 7 से क्या हो, कम हो, यानी 7 से
जीरो से जीरो जीरो हो, जीरो से लेकर और 7 से कम हो तो यह क्या होगा, एसिडिक अम्लीय होगा। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 हो तो यह क्या होगा, न्यूट्रल यानी उदासीन होगा, यह उदासीन होगा। यदि 7 से अधिक यानी 7.1 भी 7 से अधिक, 7 से अधिक और 14 तक हो, 7 से अधिक और 14 तक हो तो इसका जो नेचर होगा बेसिक यानी क्षारीय होगा। यानी कहने का सीधा मतलब है पीएच स्केल ऐसा स्केल जिस पर अम्लीयत, किसी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का निर्धारण किया जाता है, ऐसे स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल को सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने सन 1909 ईस्वी में बनाया था। यह एक डेनिश रसायनज्ञ थे, डेनिश साइंटिस्ट थे, डेनिश केमिस्ट कह लीजिए, डेनिश वैज्ञानिक कह लीजिए, डेनिश रसायनज्ञ कह लीजिए, डेनिश केमिस्ट थे या डेनिश साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक स्केल बनाया, उस पर 0 से लेकर 14 तक मान अंकित किए। उन्होंने कहा यदि किसी पदार्थ का पीएच 0 से लेकर और 7 से कम हो, यानी 0 से लेकर 7 से कम कहने का मतलब 0 से लेकर 6.9 यानी 7 से थोड़ा जो कम हो वह अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। यदि किसी पदार्थ का पीएच 7 हो जाए, एग्जैक्ट 7 हो जाए, वह उदासीन होगा, जैसे वाटर। 7 से अधिक यानी 7.1 या 7 से अधिक और 14 तक हो तो उसे क्षारीय प्रवृत्ति को कहेंगे, यानी उसका जो नेचर होगा बेसिक होगा, क्षारीय होगा। यही पैमाना था इनका और इसी पैमाने पे उन्होंने अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होने का किसी पदार्थ का निर्धारण किया। चूंकि यह एक पैमाना था, स्केल था, इसी कारण से पीएच स्केल नाम दिया गया। अब बात आती है पीएच वैल्यू की। पीएच वैल्यू जो है, पीएच मान, अभी हम बताएं कि पीएच में पी जो है वह एक टूल्स होता है जो यह डिफाइन करता है कि वह किसी भी अगर पैरामीटर्स के आगे पी लग गया, इट मीन्स उसके पावर को दर्शाता है। यानी हाइड्रोजन के पहले पी लगा है, यह पावर ऑफ हाइड्रोजन को दिखा रहा है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यदि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यही पीएच OH के पहले लग गया होता तो पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। यही अगर H2O के तो पावर ऑफ वाटर। यानी यह P जो है कि एक टूल्स होता है जो किसी भी पैरामीटर्स के आगे लग जाए तो उसके पावर को प्रदर्शित करता है। पीएच में यह H के पहले लगा है तो यह पावर ऑफ हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता है। पीएच वैल्यू क्या होता है? पीएच वैल्यू कहने का मतलब पीएच मान, पीएच मान किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। किसी विलयन का जो पीएच मान है वह बराबर होता है उसके हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन, और बड़े ब्रैकेट को हम दर्शाते हैं सांद्रता से, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगण यानी लाग का माइनस। यानी किसी विलयन का, यहाँ फार्मूले से याद कीजिए, किसी विलयन का पीएच मान उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। किसी विलयन का पीएच मान उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लॉग यानी लघुगणक के बराबर होता है। इट मीन्स pH इक्वल टू माइनस log H प्लस कंसंट्रेशन। यानी कहने का मतलब किसी विलयन का पीएच मान, यहां से देखिए हम कैसे बता रहे हैं, किसी विलयन का पीएच मान उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण, यह इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन बड़े ब्रैकेट में से हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। यानी pH इक्वल टू माइनस log मोलर कंसंट्रेशन H प्लस। उसी तरह से POH वैल्यू क्या होती है? POH वैल्यू, POH मान क्या होता है? POH मान कहने का मतलब कि किसी विलयन का POH मान उसके OH माइनस के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है।
यानी किसी विलयन का पीओएच मान उसके उसके हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होगा। फार्मूले से याद कीजिए, किसी विलयन का पीओएच मान उसके OH माइनस के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। यानी पीएच मान कहने का सीधा मतलब है, पीएच में पी एक टूल्स होता है जो किसी भी पैरामीटर्स के आगे लग जाए तो उसके पावर को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे पीओएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कहने का सीधा मतलब है कि पीएच जो है किसी विलयन का पीएच मान उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। यानी यहां से हम फार्मूला कुछ लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज होते हैं। पहला पीएच इक्वल टू माइनस log H प्लस कंसंट्रेशन। दूसरा POH इक्वल टू माइनस log OH माइनस आयन। तीसरा H प्लस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस PH। OH माइनस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस POH। concentration of H plus and concentration of OH minus equal to 10 to the power minus 40 log m power n equal to n log m log m into n equal to log m plus log n log m बटा n इक्वल टू log m माइनस log m। यानी pH इक्वल टू माइनस log H प्लस कंसंट्रेशन, POH इक्वल टू माइनस log OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस है तो 10 पे माइनस PH, OH माइनस 10 पे माइनस POH, concentration of H plus and concentration of OH minus equal to 10 to the power minus 14 log m power n equal to n log m into n equal to log m plus log m by n equal to log m minus log n। पहला क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁴ मोल हो, 10⁻⁴ मोल हाइड्रोजन सांद्रण क्या हो, 1 × 10⁻⁴ हो तो उसके पीएच मान की गणना कीजिए। यदि किसी विलयन का H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है 1 × 10⁻⁴ है तो उसके पीएच मान की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे चूंकि आप जानते हैं गिवन है, दिया है गिवन H प्लस का 1 × 10⁻⁴, जिसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁴। 1 का गुणा 10⁻⁴ में होगा 10⁻⁴। चूंकि वी नो डैट हम जानते हैं pH इक्वल टू माइनस log मोलर कंसंट्रेशन H प्लस, यानी ये फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ से माइनस log, अब देखिए H प्लस का मान दिया है 10⁻⁴, बस तो माइनस log का गुणा कराएंगे तो log 10⁻⁴। यहाँ से आप देखिए इसको छोड़ दिए, log m पावर n, log m पावर n क्या है, n log m, यानी जो पावर है n, यह पहले आ गया है तो इस पे पावर क्या है -4, यह क्या होगा पहले आ जाएगा तो माइनस पहले से है माइनस, यह आ गया तो -4 log 10। यहाँ से माइनस माइनस +4 और log 10 का मान होता है 1 यानी 4, यानी पीएच मान कितना आ गया
हमारा पीएच मान कितना आ गया 4। और जब सीधी सी बात है, यह log 10 यानी यहाँ पे बेस 10 छिपा रहता है, एलओजी में log बेस 10 छिपा रहता है, तो यानी यह इसका log 10 का वैल्यू कितना हो गया 1, यानी pH इक्वल टू 4। और जब pH 4 आए, जब pH 4 हो तो क्या होगा, यह 7 है कि 7 से कम है, 0 है, 7 से कम है कि 7 से अधिक है, यानी pH जो है 7 से कम है, यानी यह क्या होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। एक और फार्मूला यहाँ पे होता है pH प्लस POH इक्वल टू 14। इसी पे देख लीजिए, यदि पूछ दे कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण H प्लस, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहने का मतलब H प्लस जो है ये 1 × 10⁻⁴ है, तो उसके pH तथा POH मान की गणना कीजिए। तो आपने इस फार्मूले से लिखा दिया pH इक्वल टू 4। अब तुरंत आप फार्मूला जानते हैं, आप फार्मूला जानते हैं कि pH इक्वल टू यहाँ से pH प्लस POH इक्वल टू 14, तब POH इक्वल टू 14 माइनस PH, तो 14 और pH आपने कितना निकाला 4, यानी POH इक्वल टू 10। अगला न्यूमेरिकल ध्यान से देख लीजिए इसको। अगला, यदि किसी विलयन का OH माइनस आयन, यदि किसी विलयन का OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता दे दिया हो 1 × 10⁻⁻10, तो उसके POH तथा pH मान की गणना कीजिए, उसकी POH तथा pH मान की गणना कीजिए। यानी यहाँ से चूंकि आप जानते हैं POH इक्वल टू माइनस log OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, तो माइनस log OH माइनस का 10⁻10, 1 × 10⁻10 को लिख सकते हैं 10⁻−10, यानी माइनस log, अब देखिए यहाँ पे log m पावर n, तो n पहले आ गया, यानी ये पूरा -10 n है, ये माइनस पहले से है तो माइनस, और -10 log 10, माइनस माइनस प्लस 10 और log 10 का मान 1, तो यह कितना हो गया 10, यानी POH मान निकल गया हमारा 10। अब इसकी pH मान निकालना है, तो चूंकि हम जानते हैं कि pH प्लस POH बराबर 14, तो POH बराबर 14 माइनस pH, सॉरी pH हमें ज्ञात करना है ना, तो pH इक्वल टू 14 माइनस POH, और आपका POH निकला है 10, यानी 4। pH कितना आ गया 4। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि पूछ दे किसी विलयन का OH माइनस आयन इतना है, तो उसके POH और pH मान की गणना कीजिए तथा इसकी प्रकृति बताइए। तो आप POH पे प्रकृति नहीं बता सकते, क्योंकि सोरेनसन ने केवल pH वैल्यू को बताया था, तो POH आप निकाल लेंगे। एक फार्मूला जानते हैं pH प्लस POH बराबर 14, तो pH इक्वल टू 14 माइनस POH, यानी 14 में POH घटा देंगे, यानी pH बराबर 4, यानी यह क्या है एसिडिक है, अम्लीय है, 7 से कम है तो क्या है अम्लीय है। यदि किसी विलयन का pH मान 0 हो तो उसकी प्रकृति क्या होगी, यदि किसी विलयन का pH मान 0 हो तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी अम्लीय होगी, क्योंकि सोरेनसन ने बताया था कि 0 से लेकर और 7 से कम हो तो अम्लीय प्रकृति का होता है। यानी ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा कि यदि किसी विलयन का OH माइनस आयन दे दिया है, तो उसके POH के लिए फार्मूला जानते हैं POH इक्वल टू माइनस log OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, OH माइनस भर देना है, log का पावर वाला है log m पावर n, तो आप n को पहले कर देंगे, माइनस पहले से है -10, तो माइनस माइनस प्लस 10, log 10 का मान 1, यानी POH का मान निकल गया 10। क्योंकि प्रकृति ज्ञात करनी है तो pH चाहिए, तो pH प्लस POH बराबर 14, तो pH बराबर 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 10 इक्वल टू pH इक्वल टू 4। यानी हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन दोनों पे हमने एक एक न्यूमेरिकल कर लिया।
यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान दे दिया हो, H+ दे दिया हो, H+ हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 4 हो, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का, यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 हो, यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 हो और उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान ज्ञात करना हो। क्वेश्चन है यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन वी नो दैट हम जानते हैं कि H+ यानी H+ कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच। तो 10 माइनस पीएच कितना दिया 4, यानी यह निकल गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। यानी यदि किसी विलयन का पीएच मान दिया हो और उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान ज्ञात करना हो तो केवल पीएच को 10 टू द पावर पे लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन, यदि दिया हो किसी विलयन का पीओएच मान, या अगला क्वेश्चन है यदि किसी विलयन का पीओएच मान 9 है तो उसके OH माइनस आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो यह फार्मूला आप जानते हैं, चूंकि OH माइनस आयन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस POH, तो 10 टू द पावर POH का मान कितना है, माइनस तो रहेगा ही, 9 मान है 9, यानी OH माइनस आयन का मान निकल गया 10 पे माइनस 9, 10 पे माइनस 9। यानी पीएच दिया हो तो H+ निकालना तो केवल 10 टू द पावर पे लिख देंगे, यदि पीओएच दिया हो OH निकालना 10 टू द पावर पे लिख देंगे। यानी यह एक एक नंबर का बहुत एक एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन पूछ देता है। लास्ट हमने इस पे देख लिया, इस पे न्यूमेरिक, इस पे एग्जांपल, इसके भी एग्जांपल देख लें। यदि किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 पे माइनस 4 दिया है और उसके OH माइनस आयन सांद्रण पूछ रहा है, हाइड्रोजन प्लस सांद्रण दिया है और OH माइनस आयन सांद्रण पूछ रहा है, तो चूंकि वी नो दैट concentration of H+ and concentration of OH minus equal to 10 to the power minus 14, पूछ क्या रहा है OH माइनस, तो OH माइनस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 अपान कंसंट्रेशन ऑफ H+। चूंकि गुणे के रूप में है इसको डिवाइड कर लेंगे, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी 10 टू द पावर माइनस 14 तो है और H+ का मान दिया कितना है 10 पे माइनस 4। क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं ए पे पावर m अपान ए पे पावर n, आधार बराबर हो तो घातों को क्या करते हैं घटा देते हैं। आधार बराबर है तो 10 पे माइनस 14 माइनस 4 तो आपका यही है, यानी 10 पे माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 4, यानी 14 में से 4 गया 10 पे माइनस 10, यानी आपका कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन निकल गया 10 पे माइनस 10। यानी कहने का सीधा मतलब है कि कंसंट्रेशन H+ कंसंट्रेशन दिया है और OH माइनस कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो आप फार्मूला जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 10 माइनस 14। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पूछ रहा है तो इसको रहने देंगे, 10 टू द माइनस 14 गुणे के रूप में इधर आएगा तो भागे में आ जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+, इसका मान दिया 10 पे माइनस 4। हम जानते हैं कि आधार बराबर हो तो घातांकों को घटा लेते हैं, आधार बराबर है तो 10, यह माइनस 14 और घटाएंगे तो माइनस, और माइनस 4 पहले से है, यानी 10 टू द पावर माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 4, यानी 10 टू द पावर माइनस 10। OH माइनस का वैल्यू निकल गया। तो यह OH माइनस सांद्रता है, यानी यह हम लिख सकते हैं कि इतना क्या है यह यम, इतना यम लिख सकते हैं, यानी मोलरता, मोलरता में आप इसको दिखा सकते हैं, यम लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, मोलरता या नॉर्मलता में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी यम हमने लिख दिया है, यानी इतना यम इतना मोलर, यानी आपने सब पे एक एक न्यूमेरिकल देख लिया। एक लास्ट इस पर, यदि किसी विलयन का पीएच मान दिया हो
4 और उसकी पीओएच मान पूछ रहा हो, तो चूंकि हम जानते हैं पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, तो पीओएच बराबर 14 माइनस पीएच, या प्लस में इधर पक्षांतर कर लेंगे माइनस, तो 14 पीएच का मान 4, 14 में 4 गया 10, यानी पीओएच कितना निकल गया 10। उसी तरह से यदि पीओएच दिया हो और पीओएच दे दिया हो 9 और पीएच पूछ रहा हो, तो चूंकि आप जानते हैं पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, तो पीओएच बराबर 14 माइनस पीएच, तो 14 माइनस 9, यानी पीओएच कितना निकल गया, सॉरी पीएच हम निकाल रहे थे ना, यहाँ तो पीओएच हो गया, यहाँ से हम पीएच निकाल रहे थे, तो पीएच इक्वल टू कितना हो गया 5। यानी पीएच ये दिया हो, पीओएच पूछ रहा, तो चूंकि ये फार्मूला जानते हैं पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, उस हिसाब से निकाल लेंगे पक्षांतर करके। यहाँ पीएच प्लस दिया हो तो एच माइनस, एच प्लस दिया हो तो एच माइनस का निकाल सकते हैं, एच माइनस दिया तो एच प्लस, यानी ये गुणे में है तो इसको भागे में करके निकाल लेंगे, या प्लस में है तो इसको माइनस में, किस जो दिया है उसको माइनस कर देंगे और जो नहीं जिसको पूछ रहा है वो निकल जाएगा। यानी ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, जिसमें हमने आपको एक एक एग्जांपल बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे और इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि कंपटीशन में कभी कभी पूछते हैं, जैसे 0.001 m H2SO4, 0.00 m H2SO4 के लिए pH मान ज्ञात कीजिए। उसी तरह से 1/1000 m HCl के लिए pH व pOH मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे होते हैं। फिर इस पे अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो अभी केवल हम लोगों ने एक बेस पढ़ा, बेस जाना, सब पे एक एक बेसिस न्यूमेरिकल कर लिए, एक बेसिक न्यूमेरिकल कर लिए। अब हम लोग कम से कम एक पूरा लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल पे रहेगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कंपटीशन के भी कुछ न्यूमेरिकल जो कि कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह में कभी कभी ऐसे पॉलिटेक्निक वगैरह में एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं पीएच से, या आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ और टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यह केवल आपका एक प्रकार से इंट्रोडक्शन था पीएच पे, कुछ आपने एग्जाम्पल को देखा, सभी पे एक एग्जाम्पल हमने बताए, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है बस और उसको सॉल्व कर देना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग मिलेंगे, न्यूमेरिकल ही रहेगा, उसमें केवल सारे डाउट्स पीएच पे न्यूमेरिकल होंगे, जो भी 10, 15, 20 क्वेश्चन होंगे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद से आगे हम लोग इंडिकेटर को पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि इसको ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ न समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि अगले लेक्चर में उसे सही किया जाए। थैंक यू।